अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेशे खिदमत है नई खौफनाक कहानी हमजाद। सर्द अंधेरी रात थी। आसमान को स्या रंग के बादलों ने ढांप रखा था। किसी भी वक्त बारिश होने का इम्कान था। मुझे अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर जाना था और वापसी का रास्ता कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। बुनियादी तौर पर मैं अदीब हूँ। मेरी कहानियाँ रसालों की जीनत बन चुकी हैं। मुझे अक्सर पैदल सफ़र करने की आदत है। इसकी वजह ये नहीं कि मुझे पैदल चलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि इसकी वजह सिर्फ मुझे मोटरसाइकिल की सवारी ज़्यादा पसंद नहीं। सफ़र के लिए मैं हमेशा ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ही करता हूँ। खैर, उस वक्त मैं पैदल कब्रिस्तान से चलता हुआ अपने घर की सिमत जा रहा था। मैं सर झुकाए अपने ख्यालों में डूबा कब्रिस्तान के अंदर चला जा रहा था। ये मेरी बदकिस्मती थी कि जहाँ से मैं गुजर रहा था वहाँ अंधेरा था। एक आध लाइट के अलावा और कोई लाइट रोशन नहीं थी। बारिश होने के पेश नज़र मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। हवा बंद थी। इम्कान ये था कि किसी भी लम्हे मौसम के तेवर बदल सकती हैं और बारिश हो सकती है। मैं थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि मुझे एक आदमी नजर आया जो कि खंबे से पुश्त टिकाए किसी गहरी सोच में मगन था। उस आदमी को देखकर ना जाने मुझे खौफ का एहसास होने लगा। मेरी जेब में मोबाइल और 5,000 रुपये थे। मुझे ऐसा लगा कि वो कोई राज़न है जो मौका देखकर मुझे लूट ले। उसको देखकर मुझे कब्रिस्तान पर होने वाली वारदातें याद आने लगीं कि डकैत बासानी किस तरह से लोगों को लूट लिया करते हैं। बाज़-औक़ात तो मामूली से मोबाइल के चक्कर में इंसान अपनी जान से भी जाता है। खौफ का एहसास लम्हा लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। अगर मैं उस वक्त अपने दिल की कैफियत का अहाता करूं तो मैं शदीद किस्म के खौफ का शिकार था। उस आदमी ने स्या रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा था। जैसे जैसे मेरा उसका नज़दीकी फासला कम हो रहा था, वैसे ही एक खौफ का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। मैंने दिल में सोचा, रिजवान बेटा, अगर आज बच गए तो शुक्राने के नफल पढ़ लेना। मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो उस शख्स ने मेरी तरफ देखा और मुझे आवाज़ दी, ए भाई ज़रा रुकना। उसकी बात सुनते ही मेरे कदम जैसे मन भर के हो गए और मैं वहीं रुक गया। मैंने कोशिश की कि आगे बढ़ूं, लेकिन कामयाब ना हो सका। अब वो मेरी जानिब बढ़ रहा था। मैंने उसकी सिमत देखा तो वो धीरे से चलता हुआ मेरी सिमत आ रहा था। उसके हाथ अपनी पतलून की जेब में थे। अचानक उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरी नज़रें उसी के सिमत थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जब उसका हाथ जेब से बाहर आएगा तो उन हाथों में पिस्तौल दबी होगी। वो जेब में हाथ डाले आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिमत बढ़ रहा था। जैसे ही वो मेरे नज़दीक आया वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से एक दबी हुई चीख निकली। मैंने उसको ज़ोरदार धक्का दिया और मैं वहाँ से भाग निकला। भागते भागते मैं कब्रिस्तान के गेट तक पहुँच चुका था। मेरा सांस बुरी तरह फूल चुका था। फूल वाले के पास खड़ा होके मैंने अपना सांस दुरुस्त किया। उसके पास मौजूद कूलर से पानी पिया। उसी पल ही बूंदें पड़ने लगी। कुछ लम्हे खड़े होकर मैंने अपना सांस दुरुस्त किया तो वही शख्स मुझे गेट पर खड़ा दिखाई दिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि जब मैंने उसको धक्का दिया था उसके जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा सर्द पाया। दूसरी हैरत अंगेज बात यह थी कि वो मुझसे पहले कैसे पहुँच गया। मैं यही बात सोच रहा था। अचानक मैंने उसको बिजली की तेज़ी से अपने सामने खड़ा पाया। उसकी आंखों से गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? वह दुरुस्त लहजे में घुर्राया। मैं डर गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे लूट लोगे, मैंने खौफ भरे अंदाज में कहा। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हों तक मुझे देखता रहा और फिर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुमको मैं चोर लगता हूँ और तुम मुझसे डर गए थे, उसने तंज भरे लहजे में कहा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरी बात सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं तो मर चुका हूँ, उसने अजीब से लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर मैं खौफज़दा सा हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बात पर मैं यकीन करूँ या नहीं। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे उसकी उम्र 25-30 के दरमियान नजर आई। तुम झूठ बोल रहे हो। इंसान मरने के बाद सिर्फ अपने अमालों का हिसाब देता है, भूत नहीं बन जाता। तो गोया तुमको यकीन नहीं है? वह मुस्कुराया। नहीं, तुम एक डकैत हो जो मुझे डराकर लूटना चाहता है। अगर तुमने मेरा पीछा ना छोड़ा तो थाना ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने दिल कड़ा करके कहा। मेरी बात सुनकर जैसे उसकी आंखों से शोले रक्स करने लगे। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो बोला, डर क्या होता है, अब तुम देखोगे। मैं तुमसे मदद का तलबगार था। बहरहाल उसके अंदाज में लापरवाही थी और दूसरे लम्हे वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। उसको गायब होता हुआ देखकर मैं डर गया। तो गोया वो चोर या डाकू नहीं था, वो इस कब्रिस्तान में भटकने वाली कोई रूह था। खौफ ने मेरे मसामों से पसीना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि भागने ही में आफियत है। मैं वहाँ से भागने लगा। बारिश अब तेज़ हो चुकी थी।
सामने से मुझे एक रिक्शा आता दिखाई दिया। मैं फौरन ही उसमें बैठ गया। रिक्शा में 3 औरतें थीं, जिनमें 2 लड़कियां थीं। मर्दों के नाम पर मैं ही था। थोड़ी ही देर हुई थी मुझे बैठे हुए। अचानक मुझे वही पुरस्कार इंसान रिक्शे में दिखाई दिया। वो एक लड़की की गोद में बैठा दिखाई दिया। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। लड़की को बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि उसकी गोद में एक इंसान बैठा हुआ है जो कि मर चुका है। ये सब मैंने देखा तो मैं चौंक पड़ा। मैं हैरान ही रह गया कि लड़की को उसके वजन का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। अचानक मैंने लड़की के लबों पर नागवारी जाहिर होते हुए देखी। उसने बैठी हुई औरत के कान में कुछ कहा। वो कहती जाती और औरत के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जाता। वो मुझे यूं देख रही थी कि जैसे अब खा जाएगी। लड़की उसकी बेटी है। इसको ताड़ने के जुर्म में अब तुम्हें मार पड़ने वाली है। लड़की की गोद में बैठा हुआ पुरस्कार इंसान हंसकर बोला। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि वो औरत बोल पड़ी, शर्म नहीं आती तुमको लड़कियों को देखते हुए? औरत गुस्से में गुर्राई। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पाई। जब से अपनी अम्मा को घूर रहे थे, औरत ने भिन्ना कर कहा। अम्मा वाली बात सुनकर उसके मुंह से हंसी निकल गई। वाह बेटा, ये तुम्हारे अब्बा की मौजें करवा रही है। अपने अब्बा के बारे में सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इस बात की परवाह किए बगैर कि ये एक रूह है चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो। इतना सुनना था कि वो औरत बिदक गई और बुरी तरह गला फाड़ने लगी। शर्म नहीं आती मरदूद? एक तो मेरी बच्ची को घूर रहा है, उसके ऊपर से मुझे चुप करने को कह रहा है। उसके धाड़ने पर रिक्शा वाला ने रिक्शा रोक दिया और मुड़कर कहने लगा, खाला क्या हुआ? उसने औरत से मुखातिब होकर कहा, भाई ये मरदूद कब से मेरी बच्चियों को छेड़ रहा है। उसके सफ़ेद झूठ पर मैं हैरान रह गया। उसकी बात सुनकर पहले तो ड्राइवर मुझे मशकूक निगाहों से घूरने लगा। बाहर निकलो मेरे रिक्शा से। उसका लहजा निहायत सख्त था। मैं घबराकर रिक्शा से बाहर निकल आया। शर्म नहीं आती तुमको? सूरत से तुम तो शरीफ आदमी मालूम होते हो। रिक्शा ड्राइवर की तरफ मैंने गौर से देखा तो वो शख्स आदमी कम दियो ज्यादा नजर आया। उसकी बड़ी बड़ी सुरख आंखों से नाचती हुई वहशत इस बात को जाहिर कर रही थी कि ये मुझे मारने से भी गुरेज नहीं करेगा। चुनाचे मैंने उसे मुआफ़ी मांगने में ही आफियत समझी। रिक्शा ड्राइवर ने मुझे अपने साथ ही बिठा लिया। अब सारे रास्ते वो मुझे लेक्चर देता हुआ नजर आया। सारे रास्ते वो मुझे दोबारा नजर नहीं आया। ना जाने कहाँ चला गया। मैं समझा शायद मेरी उससे जान छूट गई। जब मैं घर पहुंचा तो बहुत थक चुका था। इन खौफनाक वाकयात ने मेरे औसान खता कर दिए। बेड पर लेटकर सोचने लगा कि वो कौन था। क्या वो वाकई कोई रूह थी? मैंने जिंदगी में इतनी रूह, भूत और जिन्नात की कहानियां लिखी हैं, कभी सोचा नहीं था कि इनसे हकीकत में वास्ता पड़ जाएगा। वह मुझे इतनी देर से नजर नहीं आया था, इसका मतलब उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। अभी ये बात मैं सोच ही रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी। भूल है तुम्हारी, तुम्हारा पीछा मैं इतनी आराम से नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुमको डर का मतलब ना समझा दूं। उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं उछल पड़ा। अचानक मेरी नज़र छत पर लगे पंखे पर गई तो उसको मैंने पंखे से चिपका हुआ पाया। उसको पंखे से लिपटा हुआ देखकर मुझे शदीद किस्म का गुस्सा आया। अबे तुझको कोई और जगह नहीं मिली? मैंने गुस्से से पूछा। अभी मैंने ये जुमला अदा ही किया था कि उसको मैंने अपने बराबर लेटा हुआ पाया। वह मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से घूर रहा था। डर लगा? नहीं, मुझे ये सब देखकर कॉमेडी शो याद आ गई। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। हालांकि उसको पंखे से लिपटे हुए देखकर मैं शदीद खौफजदा हो गया था, मगर उसे लापरवाही बरत कर ही उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता था। तो वाकई तुमको डर नहीं लगा? नहीं, तुम किसी कॉमेडी फिल्म के हीरो लग रहे हो। जॉनी लीवर की जगह तुम चले जाओ, ज्यादा कामयाब रहोगे। मेरी बात सुनकर वो जोर से उछला और फिर मैंने उसकी लाल सुरख आंखों में शैतानी कुव्वतों का रक्स तेज होते हुए देखा। फिर अचानक मैंने उसको कहकहा लगाकर हंसते हुए देखा। फिर जैसे उस पर हंसी का दौरा पड़ गया और वह हंसते ही चला जा रहा था। अचानक उसने एक ऐसी हरकत की जिससे मेरे हलक से चीख निकल गई। बहुत सारा खून था जो उसके मुंह से निकल रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे खून की नदियां बह गई हों। उसने अपना भाड़ सा मुंह खोलकर बेड पर ही उबकाई कर दी थी। उबकाई की जगह उसके हलक से बहुत सा खून बहने लगा। मैंने देखा कि उस खून से चावल के दाने के बराबर सफ़ेद सफ़ेद कीड़े निकलकर मेरे बेड पर कुलबुलाने लगे। कमबख्त ने सारा बेड गंदा कर दिया। वह छोटे छोटे कीड़े खून में लुथरे होने के बावजूद भी सफ़ेद थे। वो तेज़ी से मेरे सिमत बढ़ रहे थे। खौफ के मारे मैं बिस्तर छोड़कर फर्श पर खड़ा हो गया। अचानक मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी जिसमें डेलों की जगह आग के शोले दहक रहे थे। ऐसा मंजर सिर्फ मैंने फिल्मों में ही देखा था कि किसी की आंखें दहकते हुए शोलों की मानिंद हो गई हूँ। अब डर लगा? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे इनकार पर मैंने उसके मनहूस चेहरे पर हैरत देखी और फिर उस चेहरे पर गुस्सा नजर आया। यह सिर्फ एक लम्हे के लिए था। इसके बाद उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोला, लगता है तुम इन मामूली चीज़ों से डरने वाले नहीं।
अब मैं तुमको ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि तुम अपने डर का खुद इकरार करोगे। तुम मुझसे क्या चाहती हो वो बाद में। जब तक तुम मुझसे अपने डर का इजहार नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। हम रूहों की भी कोई इज्जत है, लोग हमसे डरना छोड़ देंगे तो हमारा रूह होने का फायदा। उसने मेरी तरफ देखकर थोड़े शौक लहजे में कहा, ओ भाई, मरने से पहले तुम भी एक इंसान थे। बिल्कुल था, लेकिन इंसानों से मुझे धोखा ही मिला, लेकिन रूहों की दुनिया में धोखा नहीं। मगर मुझे तंग करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि तुमको सबक मिले, बस। उसने थोड़े से सख्त लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे उसने मुझे जोरदार धक्का दिया और मेरा सर दीवार से जा लगा। सर के दीवार से लगते ही मेरी आंखों के गिर्द तारे से नाच गए। यूं लगा जैसे कि मेरे सर के पिछले हिस्से से खून जारी हो गया और खून की एक पतली लकीर मुझे बहती हुई महसूस हुई। अपने सर से बहते हुए खून को महसूस करके मैं गालियां बकता हुआ उठ खड़ा हुआ। ये सोचे समझे बगैर कि वो एक रूह है, बड़ी ही तेजी से उसकी सिमत बढ़ा। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उसके हलक से एक कहकहा आजाद हो गया। उसने ना जाने क्या पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी। उसका फूंक मारना ही था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में आग के शोले दहक उठे हों और मैं चिल्लाता हुआ अपने कपड़े फाड़ने लगा। ऐसा कि आग के शोले मेरे जिस्म को जला रहे हों और फिर मुझे कोई होश न रहा। मैं नहीं जानता मुझे कितनी देर के बाद होश आया। होश आने के बाद पहला एहसास मेरे जिस्म में शदीद किस्म की तकलीफ का था। आंखों के गिर्द सुरख धब्बे नाच रहे थे। ऐसे में कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ों की भिन्न भिन्नाहट कानों में पड़ रही थी, जिससे दिमाग में एक नागवार सा तासुर उभर रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिमाग हाजिर न था, सेहन पर धुंध सी छाई हुई थी। अचानक वो धुंध सी छट गई। ना जाने वो कौन सी जगह थी। सारी सफ़ेद दीवारें, पर्दे, चादर, हर चीज़ सफ़ेद। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई अस्पताल का कमरा है। मेरे बिल्कुल बराबर में एक और बिस्तर है जिस पर कोई मुंह ढक कर पड़ा है। शायद वो कोई मुर्दा था। तो क्या मैं मर चुका हूँ? क्या ये अस्पताल का मुर्दा खाना है? लेकिन वो कमरा कहीं से भी मुर्दा खाना मालूम नहीं होता था। लेकिन मेरे साथ किसी मुर्दे को क्यों रखा गया था? ये मुर्दा खाने ऐसे तो नहीं होते। अचानक मेरी नज़र छतगीर पंखे पर पड़ी। पंखे पर जो कुछ था उसको देखकर मेरी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। छत पर सांप था जो कि पंखे से चिपका हुआ था। अचानक पंखा चल पड़ा। पंखे के चलते ही वो सांप जन की आवाज़ से मुझ पर आ गिरा। सांप के गिरते ही मेरे हलक से चीखें बरामद होना शुरू हो गईं। सांप अपनी छोटी छोटी सुरख आंखों से मुझे घूर रहा था। अचानक मैंने हिम्मत करते हुए सांप को एक हाथ से धक्का मारा। मेरे धक्का देते ही सांप फर्श पर जा गिरा। सांप के फर्श पर गिरते ही फर्श पर यके बाद दीगरे बहुत से सांप पैदा हो गए। हर सांप का रंग दूसरे सांप से जुदा था। वो सारे सांप कमरे के फर्श पर फैलते ही जा रहे थे। अचानक मेरे बराबर वाले बिस्तर पर जो मुंह ढांपे लेटा था, आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से चादर सिरकने लगी। चादर के सिरकने के सबब उसकी पेशानी नजर आने लगी। उसकी पेशानी पर सफ़ेद सी छोटी छोटी कोई चीज़ नजर आ रही थी। इस पर मैं यकीन करने को तैयार न था। फिर जो कुछ नजर आया उसको देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। वो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बारीक चावल के दाने के बराबर कीड़े थे जो उसकी पेशानी पर कुलबुला रहे थे। ये सब देखकर खौफ से मेरा रुआं रुआं खड़ा हो गया। फिर उसके जिस्म पर मौजूद चादर सिरक गई। सफ़ेद सफ़ेद कीड़े हज़ारों की तादाद में उसके जिस्म पर कुलबुला रहे थे। उसके चेहरे को देखकर खौफ से मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो वही था जो कि कब से मुझे डरा रहा था। अचानक वो मेरी तरफ देखकर मुंह खोलकर हंसा। उसके हंसते ही वो कीड़े उसके मुंह से बाहर निकल आए। वो अब अपने बेड पर बैठा था। उसने अपनी जलती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, अब तो तुमको ज़रूर डर लगा होगा। उसने बाहर सा मुंह खोलकर कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया। मेरी बात सुनकर वो मुंह खोलकर हंसा और फिर बोला, अगर तुम पहले ही तस्लीम कर लेते कि तुम डर रहे हो तो मैं तुमको इतनी ईज़ा न देता। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि उसकी किसी बात को मानूं, मगर मैं जानता था कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो वो यूं ही मुझे डराता रहेगा। जब डर लग रहा है तो मानने में कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, मैं ये भी जानना चाहता था कि उसको मुझसे क्या काम है। तुम अब यही सोच रहे हो कि मुझे तुमसे क्या काम है? मैंने लेटे लेटे सर हिलाया। मेरी मौत के बाद मेरे अंदर ये कुव्वत पैदा हुई कि मैं लोगों को देखकर जान सकूं कि वो कौन है, क्या है। वो मेरी तरफ देखकर बोला। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो बोला, मैं जानता हूँ तुम एक अदीब हो और मैं चाहता हूँ कि मेरी दास्तान तुम अपने पढ़ने वालों तक पहुँचा दो। तुम मुझसे ये तवक्को कैसे कर सकते हो जबकि तुमने मुझे इस हाल पर पहुँचा दिया है? मैंने अस्पताल की तरफ इशारा किया। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसा। मैंने देखा कि बहुत से कीड़े उसके मुंह से निकलकर फर्श पर कुल बुलाने लगे। फिर उसने मेरी तरफ जोरदार फूंक मारी। यूं लगा कि तेज हवा चलने लगी हो। मेरी आंखें बंद होने लगी। आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने ही कमरे में मौजूद हूँ।
वो मेरे सामने बैठा हुआ है। मेरे सर पर किसी भी तरह से चोट का निशान न था। मैं हैरत से अपने आप को देख रहा था। तुमको डराना जरूरी था क्योंकि तुमने मेरी तौहीन की, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात पर मैं मुस्कुराया क्योंकि उसका मिजाज मैं समझ चुका था। वो थोड़ा सा खपती किस्म का था। ऐसे लोगों को झिल्लाहट में मुब्तला करना काफ़ी खतरनाक होता है। वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ। मेरा वादा है मैं लोगों तक वो दास्तान ज़रूर पहुंचाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे तक मेरी तरफ देखता रहा और फिर बोला, जानते हो मेरी मौत कैसे हुई? उसकी बात पर मैं मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी बात सुनकर वो गमगीन अंदाज में मुझे देखने लगा और फिर गमज़दा लहजे में बोला, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैंने तस्कीर हमजाद का अमल किया था जिसकी वजह से मुझे मौत मिली। उसकी बात सुनकर मैं चौंक कर उसको देखने लगा। फिर उसने मुझे अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। बिलाल अहमद ने जो दास्तान मुझे सुनाई वो मैं उसी की ज़ुबान में आपके सामने पेश करता हूँ, फिर आप फैसला करें कि उसने ठीक किया या गलत। मैं चौंक कर उठ बैठा। मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। शाम से अब तक मैं सिगरेट के 2 पैकेट फूंक चुका था, लेकिन मेरे ख्यालात मेरा पीछा छोड़ने के लिए किसी तरह से तैयार न थे। सिगरेट की बदबू और धुएं से पूरा घर भर चुका था, लेकिन मुझे इसकी परवाह न थी। मेरी आंखों के सामने तो बस उसकी तस्वीर घूम रही थी जिसने मोहब्बत के नाम पर मेरा दिल तोड़ दिया, धोखा दिया था। उसके जहरीले अल्फाज रह रहकर मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, बिलाल अहमद हकीकत पसंद बनो, आदमी की नहीं हैसियत की कीमत होती है। तुम 25,000 माहवार कमाने वाले मुझे क्या दे सकते हो सिवाय एक से सकती हुई जिंदगी के? मुझे ऐश चाहिए, आराम चाहिए जो मुझे काशिफ बेग दे सकता है, लेकिन मोहब्बत? मैंने झिल्ला कर पूछा। मेरी बात सुनकर वो हंसी और फिर बोली, मेरे भोले बादशाह, मुझे हर इंसान से मोहब्बत हो जाती है जिसके पास पैसा है। उसके ये जहर भरे अल्फाज किसी पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतरते चले गए। मैं वापस ख्यालात की दुनिया से हकीकत में आ गया। सच तो ये है कि मैंने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी और शायद हमेशा करता रहूँगा, और अब उसके हसूल की तमन्ना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुकी थी। मेरी मोहब्बत की दास्तान की इब्तदा दूसरी तमाम दास्तानों की तरह एक ऑफिस से शुरू हुई। वह मेरे ऑफिस में जॉब करती थी। हमारा ऑफिस एक सीमेंट फैक्ट्री का हेड ऑफिस था। फैक्ट्री तो अंदरूनी मुल्क के किसी पहाड़ी इलाके में थी, लेकिन उसके सारे मामलात हेड ऑफिस से चला करते। मेरा ताल्लुक अकाउंट सेक्शन से था। मैं दिन भर कंप्यूटर पर उंगलियां घिसने का काम किया करता। हमारे डिपार्टमेंट में 14 लोग काम किया करते थे। यूं तो पूरे हेड ऑफिस में बहुत से लोग थे, लेकिन हमारा डिपॉजिट ज़्यादा अहम था, इसलिए वहाँ लोग भी ज़्यादा थे। हमारे डिपॉजिट के हेड का नाम बदरुद्दीन था। असूलों का बड़ा ही सख्त इंसान था। वह दफ्तर में लेट आने को नापसंद किया करता। उनके बारे में इतना ही कहूँ कि वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार थे। कोई मुलाजिम अगर कोई 5 मिनट लेट आए तो वो इस तरह फिटकारता जैसे कि हम उसके ज़ाती मुलाजिम हों। खुद वो हमेशा ही वक्त से 10 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाता। उस रोज़ मैं मामूल से कोई 10 मिनट लेट आया। मुझे मालूम था कि अगर बदरुद्दीन ने हाजिरी चेक कर ली तो लाजमन मुझे अपने कमरे में ज़रूर बुलाएगा। अभी मुझे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मुझे मकसूद चपड़ासी आता हुआ दिखाई दिया। मकसूद हमारे ऑफिस का चपड़ासी था और हमारे मैनेजर का खासा मुँह चढ़ा। मकसूद आते ही मुझे निहायत ही मायनेखेज लहजे में बोला, अमजद बाबू, सर ने याद किया है। मकसूद के चेहरे के तासुरात और लहजा इस बात की गुमाजी कर रहा था कि मैनेजर सख्त नाराज़ है और वो मेरी होने वाली क्लास पर मज़े लेने की तैयारी कर रहा है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मगर सर तो कह रहे हैं कि आपको साथ लेता हूँ। तुम जाओ, कह जो दिया, मैं आ रहा हूँ। मैंने कदरे सख्त लहजे में उसको जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर वह मुस्कुराता हुआ चला गया। उसके जाने के चंद लम्हात के बाद ही जफ़र मेरी मेज़ पर आ गया। जफ़र पूरे स्टाफ में मेरा वाहिद दोस्त था। अबे अमजद, तुमने हाजिरी तो नहीं लगाई? नहीं, लगा चुका हूँ। क्यों? गज़ब हो गया। ये बदरुद्दीन सुबह से ही भड़का हुआ है, लगता है बीवी से लड़कर आया है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरी बात सुनकर जफ़र के हलक से तवील कहकहा आज़ाद हो गया। उसको हंसता हुआ छोड़कर मैंने जेब से कंघी निकाली और अपने बाल दुरुस्त करने के बाद मैनेजर के कमरे की जानिब चल पड़ा। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आज वह फिर मुझे अच्छे तरीके से जलील करेगा। उसकी हमेशा यही आदत थी। मैनेजर बदरुद्दीन की उम्र 60 साल के आसपास थी। वह हमेशा ही अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुलाजमीन पर भड़क उठता। थोड़ी देर के बाद मैं उसके कमरे में दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर वह तमाम ख़तरनाक अलामतें मौजूद थीं
जो कि किसी भी मुलाजिम के लिए मौत का प्याम साबित हो सकती थी। मैंने डरते डरते सलाम किया। आज तुम फिर लेट हो। उसका लहजा सख्त था। वो बस की वजह से लेट हो गया, मैंने निहायत आजिजी से जवाब दिया। मेरी बात सुनकर उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे कच्चा चबा जाएगा। दूसरे ही पल वो सख्त लहजे में बोला, तुम स्कूल के बच्चे नहीं हो जो इस तरह के बहाने बनाओगे। अगर तुम काम से सीरियस नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं दूसरा कोई रख लूँगा। उसकी बात सुनकर तो मेरी रूह ही खुश्क हो गई। नहीं सर, मैं कोशिश करूँगा वक्त पर ऑफिस पहुँचूँ। ठीक है, अब अपना काम याद करो। याद रखो, अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी। इतना कहकर वो वापस अपने कंप्यूटर पर लग गया। चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने रिसीवर उठाया और बात करने लगा। ठीक है, भेज दो उसको। रिसीवर रखकर उसने मुझे जाने का इशारा किया। अभी मैं बाहर ही निकलने लगा था कि उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। मुझे ऐसा लगा कि 14वीं का चांद ज़मीन पर उतरकर कमरे में दाखिल हो गया। उस दमकते हुए चेहरे के सामने एक लम्हे के लिए मैं पलकें झपकाना भी भूल गया। इतना खूबसूरत और मासूम चेहरा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी नज़रें जैसे उसी पर जम गईं, रगों में दौड़ता खून तेज़ हो गया। मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने उसका ताल्ले आलम का चेहरा घूमने लगा। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी सीट पर बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, जफ़र मेरे पास आ गया। अबे क्या हुआ, क्या बोल रहा था वो? अबे वही पुरानी पे। आज तो वो नौकरी से निकालने की बात कर रहा था। लगता है लड़कर आया है बीवी से। लगता तो ऐसे ही है। खैर जाने दो, काम कर ले मेज़ पर जाकर, वरना वो फिर आ जाएगा, मैंने जफ़र से कहा। जफ़र के जाने के बाद मेरा ख्याल वापस उसी कताले आलम की तरफ चला गया। ना जाने कौन थी जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना बना दिया। मुझे शायद इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मेरा दिल अपने काम की जानिब भी नहीं लग रहा था। मुझे बैठे हुए कुछ ही लम्हात गुजरे होंगे कि अचानक मैंने बदरुद्दीन को ऑफिस कॉरिडोर की तरफ आते देखा। उसके साथ कोई और भी था। बदरुद्दीन सीधा उस तरफ चला गया जहां टेलीफोन ऑपरेटर की सीट मौजूद थी। टेलीफोन ऑपरेटर और मेरी सीट के दरमियान सिर्फ एक शीशे का फासला था। फिर मैंने उसी कताले आलम को फ़ोन ऑपरेटर की सीट पर बैठे हुए देखा। गुलाबी रंग के शलवार सूट में वाकई वो बहुत ज़्यादा हसीन और जाज़बे नज़र आ रही थी। टेलीफोन ऑपरेटर का एक बिल्कुल ही अलग कैबिन था जिस पर आर पार नज़र आने वाला शीशा लगा हुआ था, जिससे बाहर वालों को सब नज़र आ सकता था। पूरा ही दिन मेरी नज़रें उस हसीना पर रहीं। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं। सुबह वाला वाक़या भी मेरे दिमाग से निकल चुका था। शाम होने के बाद हम सब लोग ऑफिस से बाहर निकल आए, लेकिन वो मुझे नज़र न आई। ना जाने उसका क्या नाम था। बहरहाल मैं जफ़र के साथ ऑफिस से बाहर निकल आया। ऑफिस से बाहर निकलते ही हम दोनों हमेशा ही एक पठान के होटल में बैठकर चाय पिया करते। हम दोनों चाय के होटल पर आकर बैठ गए। चाय का ऑर्डर दिया। जफ़र मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, यार वो लड़की आई है काम पर, बहुत ही खूबसूरत है तो मैं तुझको देख रहा था, तू उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। जफ़र ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मुस्कुराने लगा। हाँ यार, ना जाने क्यों मेरे दिल को वो बहुत अच्छी लगी। मैं मुस्कुराया। अच्छी लगी या बहुत अच्छी? वो मुस्कुराया। बहुत अच्छी। मैंने बदस्तूर मुस्कुराकर उसकी तायद की। अचानक मैंने देखा कि वही बस स्टॉप की तरफ खरामा चली जा रही है। मेरी नज़रें उसी पर मरकूज हो गईं। उसने बस स्टॉप पर एक रिक्शा रोका और उसमें बैठकर चल दी। मैं उसको जाते हुए देखता रहा और जफ़र मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। हाँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मेरी बात सुनकर जफ़र संजीदा हो गया और बोला, लगता नहीं ये तुझे घास भी डालेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। क्यों नहीं यार, क्या कमी है? अच्छा कमाता, अच्छा पहनता हूँ। फिर क्यों वो मेरी मोहब्बत को कबूल करने से इनकार करेगी? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, लड़कियों का तजुर्बा मुझे तुझसे ज़्यादा है, बाकी तो कोशिश करके देख ले। वो मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। हम दोनों ने चाय पी और होटल से बाहर आ गए और फिर मैं अपनी मतलूबा बस में बैठकर घर आ गया। रात को पहली बार अजीबोगरीब ख्वाबों के बजाय उस हसीना को देखा जिसका नाम तक मैं नहीं जानता था। मैंने उसको दुल्हन के रूप में देखा। लाल रंग के सुरख अरूसी जोड़े में वो आसमानों की हूर मालूम हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड पर जा बैठा और मैंने अरूसी लिबास में लिपटी दुल्हन का घूंघट ऊपर किया। घूंघट के ऊपर करते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे घूंघट से चांद तुलू हो गया और जैसे कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। माशाअल्लाह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और वह शर्माकर और सिमट गई। दिल चाहता है कि तुम्हारी इन कटोरा सी आंखों को चूम लूं, मैंने रवायती आशिकों की तरह डायलॉग झाड़ते हुए कहा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हया के रंग और मजीद गहरे हो गए। सच, उसने धीरे से कहा। हाँ बिल्कुल सच। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी की तमाम खुशियाँ तुम्हारे आंचल से बांध दूँ।
मेरी बात सुनकर उसने मुझे शर्मा कर देखा और फिर नजरें झुका लीं। रात गुजरती जा रही है और शब रूसी की रात जिंदगी में पहली ही बार आती है। मैंने उसकी तरफ मखमूर निगाहों से देखते हुए कहा। मेरी निगाहों का मतलब समझकर वो और शर्मा गई और धीरे से बोली, मैंने कब इनकार किया। मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। तो गोया ये ख्वाब था। वो इस तरह मेरे हवासों में सवार हो चुकी थी कि जैसे कि मेरे हवासों से अब निकलना बहुत मुश्किल है। फिर काफ़ी देर तक मैं उसके बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह जब आंख खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। हमारा ऑफिस हमेशा ही 10:30 शुरू होता। गोया अब मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मुझे मालूम था कि आज बदरुद्दीन मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। मैं काफ़ी झिलाया हुआ था। अचानक मैंने अपनी मतलूबा बस को आते हुए देखा। बस को देखते ही मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि बस ज़रूरत से ज़्यादा ही भरी हुई थी। बस को रुकता हुआ देखकर कई लोगों ने बस की तरफ दौड़ लगा दी। उन दौड़ने वालों में मैं भी शामिल था। ज़माने तालिब इल्मी में मैंने दौड़ दौड़ कर बहुत सी बसों को पकड़ा था। आज भी मैंने वही किया और किसी तरह लटक लटक कर बस में सवार हो गया। मैं शदीद उलझन में था। इसी असना में मेरा स्टॉप आ गया। फिर मैंने बस से उतरकर ऑफिस की जानिब दौड़ लगा दी। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि बदरुद्दीन भी गैर हाजिर था। आज मैं गुज़िश्ता दिन की निस्बत कुछ ज़्यादा ही लेट था। बहरहाल मैदान साफ था। मैंने हाजिरी लगाई और अपनी सीट पर जा बैठा। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि जफ़र मेरी सीट पर आ गया। उसके होंठों पर मखसूस मुस्कुराहट थी। क्या हो गया बेटा, रोज़ ही लेट आ रहा है तू? क्या बताऊं यार। अबे मैं बताता हूँ, तू नायला को ख्वाब में देखता होगा, जब ही रोज़ लेट हो रहा है। उसने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा कर मेरी बात काटते हुए कहा। उसकी बात पर मैं मुस्कुराने लगा और कहा, तेरी बात दुरुस्त है, वो मेरे ख्वाबों में ज़रूर आती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं रोज़ लेट हो जाऊं। ओ मियाँ मजनू, तो बात इतनी आगे बढ़ गई है। वह मुस्कुराया। हाँ यार, बस इसी खुशी में आज नाश्ता हो जाए तेरी तरफ से। अबे मुफ्तखोर, मैं हंसा। दोस्त का ही खाता हूँ, किसी और का नहीं। उसने भी हंसकर कहा, अच्छा मंगवा ले अंडे पराठे, क्योंकि मैं भी बगैर नाश्ते के निकला था। मैंने मुस्कुरा कर कहा। दूसरे ही पल मैं चौंक गया और मैंने कहा, यार ये बदरुद्दीन नहीं आया? ये तो मालूम नहीं। उसने थोड़ी खुजाई। मुझे अंदाजा है कि वो नायला के पीछे बाउले कुत्ते हुए हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। क्या बक रहा है? मैंने उसको घूरा। मैं बक नहीं रहा जानू, बात यह है कि वो जब से आई है बदरुद्दीन साहब उसी को ही ताड़ते रहते हैं। मैंने ऐसा ही नोट किया है और बात बेबात ऑफिस में बुलाते हैं। यार ऐसा मैंने क्यों नोट नहीं किया? बदरुद्दीन को शर्म आनी चाहिए, बाल बच्चे वाला आदमी है। मैंने जलते हुए कहा। ना मालूम तुमने नोट क्यों नहीं किया? जफर मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अपने दिल की दुनिया उजड़ती हुई मालूम हुई, लेकिन जफर ने मुझे दिलासा दिया और नाश्ते के लिए ले गया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। अचानक ही बदरुद्दीन का नजूल हो गया। उसके चेहरे पर नरम गरम तासुरात थे। उसने बुलंद आवाज में सलाम किया और अपने कमरे में चले गए। हम लोग मायनेखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, क्योंकि कभी भी मैंने उनके चेहरे पर ऐसे तासुरात नहीं देखे जैसे कि वो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में घर से बाहर गए हों। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मैंने नायला को अंदर आते हुए देखा। नायला को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि नायला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में फैला हुआ गुस्सा उसको और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। ना जाने क्या बात थी, वो इस कदर गुस्से में थी। हालांकि उसको ऑफिस ज्वाइन किए हुए हफ्ता भर ही हुआ था। हम लोगों को देखे बगैर ही सीधा टेलीफोन की सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मेरी और उसकी नज़र मिली, तो मैंने मुस्कुराकर उसको सलाम किया तो उसने सर झटक कर एक अदा से मुंह फेर लिया। उसकी ये अदा मुझे बहुत भाई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जफर अपना काम छोड़कर फिर मेरी सीट पर आ गया। क्यों बेटा? बड़ी मुस्कुराहट फेंक रहा है उस तरफ। तू यार अपना काम क्यों नहीं करता? मेरी तरफ क्यों देखता रहता है? मैंने मुंह बनाकर कहा। यार क्या करें, दूसरों की टो में रहना अपनी आदत है। दूसरों की टो में रहना कमीनापन कहलाता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। दोस्त तो होते ही कमीने हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर तक वो मेरे साथ गप लगाने के बाद वापस अपनी सीट पर जा बैठा। उस दिन के बाद से ही नायला ऑफिस का एक अहम जुज बन गई। मैं एक बात नोट करने लगा। ऑफिस में सभी मर्द हजरात उसको ताड़ते रहते थे और वो उन सबको इग्नोर करती रहती, लेकिन बदरुद्दीन जब भी उसको देखता तो ना जाने क्यों वो बदरुद्दीन से खिंच सी जाती। ये बात समझ से बालातर थी। उससे बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद मैं उससे आज तक अपने दिल की बात नहीं कर पाया। फिर एक दिन बहुत ही अजब बात हुई। मैंने देखा कि बदरुद्दीन किसी काम से उसकी डेस्क पर गया। मैंने देखा कि वो नायला से कुछ कह रहा था। उसके चेहरे पर इनकसारी के तासुरात थे। जब वो खामोश हुआ तो मैंने देखा
कि नायला के चेहरे पर बरहमी के तासुरात पैदा हुए। चंद ही सेकंड के बाद नायला के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक मैंने जफर की तरफ देखा, जो कि मायने खेज नज़रों से नायला की कैबिन की सिमत देख रहा था। फिर अचानक हमने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। ये एक खनकता हुआ थप्पड़ था जो नायला के नाजुक हाथों से बदरुद्दीन के चेहरे पर छप गया। थोड़ी ही देर में एक तमाशा सा लग गया। बदरुद्दीन का रंग उड़ा हुआ था, जबकि नायला उसको मुगल्लज़ात बके जा रही थी। लम्हों में पूरे ऑफिस का माहौल कशीदा हो गया। इस फर्म के कवानीन के मुताबिक दोनों पर ही इंक्वायरी बैठ गई। हेड ऑफिस से एक बंदा भेजा गया, जिसने इंक्वायरी करने के बाद बदरुद्दीन को हरासानी का मुजरिम पाया और उनको फौरी तौर पर वहां से हटा दिया गया। बदरुद्दीन की जगह किसी दूसरे आदमी को अभी तक नहीं रखा गया था। इस वाक्य के बाद तो हर कोई नायला से कन्नी कतराने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बदरुद्दीन की तरह फंस जाए। मेरे दिल में तो उसके लिए मोहब्बत थी ही। फिर एक रोज़ एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ, जिसने नायला और मेरे दरमियान की तमाम दूरियों को मिटा दिया। आज जफर गैर हाजिर था, वरना वो हमेशा ही शाम के वक्त मेरे साथ बस स्टॉप पर आता। हम लोग एक एक कप चाय पीते और फिर अपने घर की तरफ चले जाते। मैं बस स्टॉप पर पहुंचकर चौंक कर सीधा खड़ा हो गया। यहाँ नायला मौजूद थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो इधर उधर देखने के बाद फौरन ही मेरी तरफ लपकी। मैं हैरत ज़दा रह गया। बिजी हैं बिलाल साहब? उसने मुस्कुराकर निहायत ही तमीज़ से मुझसे पूछा। उसकी बात सुनकर मैं चौंका और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, जी नहीं तो हुक्म। ओह, कुछ खास नहीं। दरअसल फिल्म देखने का मूड था, लेकिन अकेले जाते हुए डर लगता है। इतना सुनना था कि मेरी बातें खिल गईं, लेकिन मैंने अपनी मुसरत को जाहिर नहीं होने दिया। फिर अचानक ही मेरे दिमाग में उस चांटे का ख्याल गूंजा तो मैंने बेसाख्ता अपने गाल को सहलाया। मेरी इस हरकत पर वो हंस पड़ी। मुझे आप उन मर्दों में से मालूम नहीं होते जो तमांचे खाने वाले काम करें। उसकी हंसी इस कदर खूबसूरत थी कि मैं मबहूत रह गया। यूं लगा कि जैसे किसी ने दूर किसी वीराने में कोई साज छेड़ दिया हो। मैं तो उस शहरजादी को देखता ही रह गया। मुझे यूं घूरता देखकर वो हंस पड़ी और बोली, इस तरह क्या देख रही हैं? फिल्म पर चलना है तो बता दें। फिर मैंने हामी भर ली। मेरी वो शाम बहुत कमाल की थी। मैंने उसके साथ फिल्म एंजॉय की। वापसी में हमने खाना भी खाया। जब मैं घर पहुंचा तो रात का 1 बज चुका था। फिल्म और खाने के चक्कर में मेरे पूरे 2000 रुपये खर्च हो गए। उसने तो बहुत कहा कि मैं खर्चा करती हूँ, मगर मैं माना ही नहीं। आशिक सादिक जो ठहरा। अब तो मेरी मुलाकात उससे रोज़ ही होने लगी। अब तो ऑफिस में भी मेरे और नायला के किस्से मशहूर होने लगे। लंच के वक्त में हम लोग साथ बैठते थे, साथ खाना खाते, घंटों बातें किया करते। ऑफिस से वापसी पर रात का खाना हम दोनों साथ ही खाया करते और फिर मैं उसको घर छोड़ता और फिर मैं अपने घर आ जाता। अब मैंने नायला के सारे ही खर्चे उठा लिए। आए दिन वो मुझसे कोई ना कोई फरमाइश करने लगी। अब मैंने तकरीबन उसकी सारी ही जिम्मेदारी ले ली। उसकी जिम्मेदारी लेने से अब तो मेरी अपनी तनख्वाह भी कम पड़ने लगी। वो रोज़ ही मुझसे गार्डन में आकर मिलती। एक दिन मैंने उसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर शादी का पैगाम भेजूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक गई। ना जाने क्यों मैंने महसूस किया कि शादी की बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो कुछ घबराई हुई नजर आने लगी। फिर दूसरे ही पल वो हंसी और कहने लगी, मेरी अम्मी को तुम्हारा रिश्ता लाना कतई मंजूर ना होगा, तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? मैंने हैरत से कहा, तुम अपने किसी बड़े को अपना सरपरस्त बनाकर भेजो तो ही शादी हो सकती है। मेरी मोहब्बत अब दीवानगी की कैफियत में बदल चुकी थी। चुनाचे मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं जफ़र के अब्बू को भेज दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि जफ़र के वालिद साहब आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने महसूस किया कि उसके जुमले में जान ही नहीं, या फिर ये तमाम जुमले बेदिली से बोले गए हैं। तुम मानो या ना मानो मेरे दोस्त, बस इसी जगह से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे मोहब्बत और गर्ज का असल मतलब समझ में आया। बदरुद्दीन को हटाए जाने के बाद उसकी वो सीट खाली हो गई थी। उसकी जगह वाले बंदे का नाम शराफत बेग था। मिर्ज़ा शराफत बेग को देखकर ऑफिस में मुझे पोजीशन मांद पड़ती नजर आई। मिर्ज़ा शराफत बेग हमारे इस डिपार्टमेंट का सबसे खूबसूरत और स्मार्ट बंदा था। दूसरी बात, वो कवारा भी था। मिर्ज़ा शराफत बेग ने ऑफिस में हर एक से मुलाकात की। उनकी वेलकम पार्टी के दौरान कॉफ़ी पीते हुए जफ़र मेरे पास आ गया। तेरी चिड़िया समझ लिया उड़कर दूसरी शाख पर बैठ गई है। क्या मतलब? मैं चौंक गया। मेरी जान, शराफत सिर्फ नाम का शराफत है, वरना वो अंदर से बहुत काया आदमी है। यार तू गोलमोल बात मत किया कर, मुझे बता बात क्या है। देख मेरी जान, शराफत जिस तरह से नायला को घूर रहा था और नायला उसकी रिंग टून को रिसीव कर रही थी, मेरे ख्याल से तेरी आंखें खुल जानी चाहिए। झूठा है तू, मेरी नायला ऐसी नहीं है। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। मोहब्बत सिर्फ फ़कत किताबों में बाकी रहेगी। अगर लड़के के पास गाड़ी है तो लड़की फट से उसके अंदर, और लड़की के पास गाड़ी है तो लड़का फट से उसके अंदर।
अगर ऐसा होता तो नायला बदरुद्दीन को थप्पड़ न मारती। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, जानू, बदरुद्दीन एक ओवर एज आदमी था। दूसरा, वो नायला पर शायद पैसे खर्च करने को तैयार ना होगा। और शराफत एक जवान और स्मार्ट बंदा है। मैं नहीं मानता। मैंने गैर यकीनी सी कैफियत में जवाब दिया। मत मान, तेरे से ज्यादा तजुर्बा है लड़कियों का। इस जंगल का मैं पुराना शिकारी हूँ, वह मुस्कुरा कर बोला। मैंने उसकी बात न मानी, लेकिन मेरे दिल में एक फांसी पड़ गई नायला के लिए। मेरी और नायला की मोहब्बत की गाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। नायला मुझसे कोई भी बात छुपाती नहीं थी। एक बात मैंने नोट की थी, जब भी शराफत ऑफिस में दाखिल होता तो वो नायला को ऐसी नज़रों से घूरता जो नज़रें मुझे ठीक ना लगती। अब उसकी और नायला की नज़रें मिलती तो वो नज़र चुरा लेती, लेकिन उसके होंठों पर दबी मुस्कुराहट मुझसे छुप ना पाती। नायला को अक्सर औकात शराफत के कमरे में जाना पड़ता, जहाँ वो काफ़ी देर गुजारती। जब मैं उससे पूछता तो वो मुझसे कहती कि उसने ऑफिशियल मीटिंग करने के लिए बुलाया था। उस रोज़ कुदरत ने मेरी आंखों से पट्टी खोल दी और मुझे अंदाज़ा हो गया कि नायला के बारे में ज़फ़र का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। मेरी किस्मत के उस तारीक दौर ने मेरी तरफ पलट कर देखा। एक रोज़ उसने मुझे बताया कि इस वीक वो पूरे 23 साल की हो जाएगी। जोशे मोहब्बत में मैं भी अंधा हो गया। हमने फ़ौरन ही उसकी सालगिरह का प्रोग्राम बना लिया। तब तो तुम्हारी सालगिरह मनानी ज़रूरी है। क्या मतलब? वो चौंक गई। मतलब ये कि सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाए, सारे डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा। मेरी बात सुनकर उसकी हसीन आंखों में जैसे जुगनू चमक उठे और फिर वो दूसरे ही लम्हे उदास हो गई और कहने लगी, रहने दो बिलाल, बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने उदासी से कहा, नहीं, खर्चे की परवाह नहीं करो, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे सब मंजूर है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसकी इसी मुस्कुराहट ने तो मुझे दीवाना बना दिया था, लेकिन इस दीवानगी से बहुत जल्द मेरी आंखें खुल गईं। मेरा दिल ही जानता है कि सालगिरह मनाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले। सालगिरह के दिन मैंने उसको निहायत बेशकीमत सूट खरीद कर दिया। ये मेरा दिल ही जानता है कि सूट का इंतज़ाम मुझे किस तरह करना पड़ा। ज़फ़र बार बार मुझे समझाता रहा, देख अब भी वापस आ जा, मगर मैं बाज ना आया। दावत वाले दिन वो मरदूद भी आया, जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। वो जब दावत में आया तो अपने कपड़ों की वजह से कदरे मुनफरिद लग रहा था। हमेशा कार में सफ़र करता और उसकी तनख्वाह भी मुझसे अच्छी थी। दफ्तर में सब लोग शरीक हुए। एक मखमली सा सुनहरी बॉक्स था जो उसने नायला की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से एक हकीर सा नजराना। उसने एक अदा से झुकते हुए कहा। सब मेहमानों के दिए हुए तोहफों में बॉक्स सबसे अलग और मुनफरिद नजर आ रहा था। शराफत बेग ने निहायत ही आला किस्म का सूट पहन रखा था। उस डिब्बे में ना जाने ऐसा क्या था कि उसको खोलकर देखने की ख्वाहिश दिल में मचलने लगी। सबसे ज़्यादा बेचैन नायला नजर आ रही थी। उससे ज़्यादा मैं बेचैन था। सब मेहमानों के जाने के बाद हम दोनों ही उस डिब्बे की जानिब लपके और तजस्सुस से उस डिब्बे को खोल डाला। डिब्बे के खुलते ही मेरी आंखें खीरा हो गईं। उसमें एक खूबसूरत सोने का सेट जगमगा रहा था। सोने के उस सेट को देखते ही मेरे जबड़े लटक गए और नायला का चेहरा गुलनार हो गया। वो इतने बेशकीमत तोहफे को देख रही थी। सोने का लगता है? नहीं यार, इमिटेशन है, इस पर सोने का पानी चढ़ा है। मैंने हसद भरे लहजे में कहा। नहीं नहीं बेटा, खालिस सोना है, उसकी माँ ने तस्दीक करते हुए कहा। तुम्हें इन चीज़ों की क्या तमीज़? उसने मुंह बनाकर नाक सिकोड़ते हुए कहा और फिर वो सोने के सेट को पहनकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। वाकई सोना पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाज़ा न था कि वो इस कदर मुखलिस निकलेगा। ये सुनते ही जैसे मेरे तन बदन में आग लग गई। गुज़िश्ता 6 माह से जो खुलूस मैं दिखा रहा था उसका अंदाज़ा नहीं है इसको। लेकिन फिर मैंने सोचा ज़ेवरात तो औरत की कमज़ोरी होती हैं। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो, मैंने कहा। अच्छा, खुदा हाफिज़, उसने बेख्याली में अपने बुंदों को दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। मैं हैरान रह गया। इतनी बेनियाजी, क्या ज़ेवर की चमक मोहब्बत की चमक को मांद कर सकती है? मेरी आंखों के गिर्द अंधेरे जाग उठे। दिमाग साएं साएं कर रहा था। मुझे शिद्दत से मिर्ज़ा पर गुस्सा आ रहा था। फिर मैं गुस्से में वहाँ से चला आया। दूसरे दिन मैंने ऑफिस में उससे पूरा दिन बात नहीं की, लेकिन उसको मेरी परवाह ही नहीं थी। इस दौरान लंच का वक्त हो गया। लंच हम दोनों साथ ही करने जाते। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि मुझे अपने दिल की दुनिया अंधेरी होती महसूस हुई। वो शराफत बेग के हाथ में हाथ डाले निकल रही थी। इस चीज़ को ज़फ़र ने भी देखा और मैंने भी। उसको बाहर जाता देखकर ज़फ़र के होंठों पर मायनेखेज़ मुस्कुराहट दौड़ गई। वो मेरी तरफ मुस्कुराती हुई नज़रों से देखने लगा। उन दोनों के जाने के बाद वो मेरी तरफ आया। क्यों बेटा, भाई की बात कुर्सी नशीन साबित हुई या नहीं? उसकी बात पर मैंने कोई जवाब ना दिया। बस मैं खून के घूंट पी कर रह गया। बेटा, मैं पहले ही समझ गया था कि वो मतलबी है। बदरुद्दीन की दाल यूं ना गली कि वो पैसा खर्च करने को तैयार ना हुआ होगा।
इतना याद रखना, शराफत से ज्यादा कोई पैसे वाला मिल गया तो वो इसको भी छोड़ देगी। तो झूठ बोल रहा है, मैंने खुद को तसल्ली दी। मेरी बात सुनकर जफर ने मुझे हमदर्दाना नजरों से देखा और बोला, मेरे बच्चे चंद दिन रुक जा, फिर तुझको अंदाजा हो जाएगा। मैंने कोई जवाब न दिया, बस होंठ ही चबाता रहा। अगले 2-3 दिन तक मैंने उससे कोई बात ना की, लेकिन उसने भी मेरी कोई परवाह न की। जब भी वो ऑफिस आती मुझे मुस्कुरा कर देखती, मगर 2-4 रोज से वो बिल्कुल ही इग्नोर कर रही थी। एक दिन मैंने उससे बात करने का फैसला कर लिया। उस दिन मैं ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचा और शराफत को फ़ोन पर इतला कर दी कि आज मैं लेट पहुंचूंगा। चुनाचे मैं अपने मंसूबे के तहत ऑफिस लेट गया। जफर ने मुझसे अलग सेलेक्ट की, लेकिन उसका जवाब दिए बगैर सीधा नायला के कैबिन की तरफ चल पड़ा। लेकिन नायला कैबिन में ना थी, लेकिन उसका बैग इस बात की गवाही दे रहा था कि वो आ चुकी है। मैं किसी ख्याल के पेश नज़र शराफत के कमरे की तरफ गया। अभी मैं कमरे में दाखिल ही होने वाला था कि मेरी नज़र उसकी खिड़की पर पड़ी, जो इतनी खुली थी कि अंदर का मंजर मुझे साफ दिखाई दे सकता था। उस खिड़की से मैंने जो कुछ देखा उसने मेरे खून की हिद्दत को तेज कर दिया। शराफत अपनी कुर्सी पर ना था और नायला सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी और शराफत उसके बिल्कुल करीब बैठा था। वो दोनों मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे, जबकि शराफत के हाथ नायला की खूबसूरत जुल्फों में कंघी कर रहे थे। मैंने नायला को उसके दोनों हाथों में हाथ डाले देखा, फिर मुझसे वहां रुका ना गया और मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। जो लोग मोहब्बत में धोखा खाते हैं या ठुकराए जाते हैं, वही महसूस करते हैं दिल के टूटने का असल दर्द क्या होता है। मेरे दोस्त, मैं तुमको दास्तान सुना रहा हूँ, तुम उस दर्द को मेरी आंखों में महसूस कर सकती हो। उसकी बात सुनकर बिलाल की आंखों में मैंने देखा तो उसकी आंखें मुझे नम दिखाई दी। उन आंखों में दर्द का बेपनाह एहसास था। नायला की बेवफाई का मंजर देखकर मैं सीधा अपनी कुर्सी पर चला आया। मुझे यूं गमज़दा देखकर जफर बहुत कुछ समझ गया और सीधा मेरे पास चलाया और बोला, मुझे पहले ही पता था ऐसी मैनाएं किसी एक डाल पर नहीं बैठा करती। जफर की बात का मैंने कोई जवाब ना दिया और होंठ चबाता ही रहा। मेरा इरादा उससे बात करने का था। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने कैबिन में आई तो मैं जैसे उस पर फट पड़ा। पहले पहल तो वो इनकार करती रही, फिर उसने निहायत जहर भरे लहजे में कहा, बिलाल अहमद, हकीकत पसंद बनो। आदमी की नहीं, हैसियत की कीमत होती है। तुम 25,000 माहवार कमाने वाले मुझे क्या दे सकते हो सिवाय एक सिसकती हुई जिंदगी के। मुझे ऐश चाहिए, आराम चाहिए, जो मुझे शराफत बेग दे सकता है। लेकिन मोहब्बत, मैंने झिलाकर पूछा। मेरी बात सुनकर वो हंसी और फिर बोली, मेरे भोले बादशाह, मुझे हर इंसान से मोहब्बत हो जाती है जिसके पास पैसा है। उसके ये जहर भरे अल्फाज किसी पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतरते चले गए। उसके अल्फाज मुझे कांटों की तरह चुभ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने भरे बाजार में मुझे नंगा कर दिया हो। मैं होंठ चबाता हुआ वहां से निकल आया। इसके बाद मैंने ऑफिस में रुकने की भी जरूरत महसूस नहीं की। उसकी बातों ने मेरे दिमाग में नोटों की शक्ल छाप दी। पहले मैं समझता था कि इस दुनिया में दोस्ती, लिहाज, मुरव्वत नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन अब तो ये सब मुझे बेमायनी लग रहे थे। घर पहुंचकर मैंने सारा गुस्सा अपने कमरे पर निकाला और अपने वालिद मरहूम की पुरानी किताबें बखेर दी। कमरे की हर चीज़ उथल पुथल कर दी। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वालिद मरहूम की सारी किताबें समेट रहा था। अचानक मेरी नज़र एक बहुत पुरानी किताब पर पड़ी जो कि अरबी में थी। ये मेरे वालिद की मेहरबानी थी कि मुझे उन्होंने अरबी और फारसी की बहुत अच्छी तालीम दी। किताब इतनी पुरानी थी कि उसको देखकर साफ लग रहा था कि उसको दोबारा बाइंडिंग करवाया गया है। किताब के टाइटल पर लिखा था, अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करें। सरवरक को देखकर मेरा तजस्सुस बढ़ गया और मैंने फौरन ही किताब उठा ली। किताब के खोलते ही उसके अंदर के सफ़ात पर जिन्नात और हमजाद के बारे में लिखा था। लिखने वाला कोई अंग्रेज मुसन्निफ था। पहले बाब में जिन्नात के बारे में तहरीर था और दूसरा बाब हमजाद और अफारीत के बारे में था। जिन्नात रब की बनाई हुई वो मखलूक है जो कि आग की पैदावार है। इस कौम में सरकशी और जिद कूट कूट कर भरी है। अपनी सरकशी की वजह से उनका जद्दे अमजद मरदूद होकर बारगाहे खुदाबंदी से निकाला गया। जिन्नात कभी अपना बदला नहीं छोड़ते। जिन्नात को काबू करने के लिए इस कौम का उस जिन का नाम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आमिल इस अमल में अपनी जान भी गंवा सकता है। इसके बाद जिन्नात को काबू करने के बहुत से तरीके लिखे थे। फिर मैंने हमजाद के मुतल्लिक पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पढ़ता जाता वैसे वैसे मैं हैरत ज़दा हो जाता। मैं ज़ौक़ व तजस्सुस से पढ़ता जाता। हर ज़ीरू के 2 जिस्म होते हैं, एक मरई और दूसरा गैर मरई, एक लतीफ़, एक कसीफ़, एक मादी, एक रूहानी, एक ज़ाहरी, एक बातनी। मादी वो जिस्म है जिसको हम ज़ाहरी आंख से देख सकते हैं। रूहानी जिस्म को हम रूहानी आंख से देख सकते हैं। अगर कैमरे की आंख से जिस्म लतीफ़ या जिसमें कसीफ़ की तस्वीर ली जा सके तो उन दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। आगे हमजाद की कुव्वतों के बारे में लिखा था।
एक जगह लिखा था कि हमजाद को काबू करके उससे जो काम हो लिए जा सकते हैं। ये पढ़कर मैं उछल पड़ा और फिर मैंने हमजाद को काबू करने के बारे में सोच ही लिया। मैं चाहता था कि हमजाद की कुव्वतों की मदद से मैं नायला को सबक सिखाऊं। इस किताब को पूरी तरह से पढ़ने के बाद एक ऐसी जगह का इंतखाब करना था जहां कोई ना आता हो। इसके लिए शहर से बाहर वाला पुराना कब्रिस्तान मुझे मौजू लगा। शहर से बाहर वाला ये कब्रिस्तान, जिसके बारे में मशहूर था कि वो कब्रिस्तान आसेबी नौयत का हामिल है, मैंने उस कब्रिस्तान का इंतखाब किया था। मुझे आसेब वगैरह से बिल्कुल ही डर नहीं लगता। हमजाद के अमल के लिए ज़रूरी था कि आमिल में कोई जिस्मानी उज़र ना हो, वो खूब सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। अगर रात का अमल हो तो दिन में खूब सोए, और अगर दिन का अमल हो तो रात में खूब सोए, और नमाज़ों की पाबंदी करे। मुझे अमल के लिए एक चिराग, एक चटाई, एक सफ़ेद कुर्ता शलवार की ज़रूरत थी। रात के वक्त मुझे चिराग जलाकर उस रोशनी को देखते रहना था, और जब थक जाऊं तो चांद की तरफ देखना है, और साथ वजीफे के अल्फाज भी दोहराता जाऊं, और सुबह एक रोटी पर थोड़ा घी रख कर कब्रिस्तान के दरवाजे पर रख देना और कहना है कि ए हमजाद तुम ये खा लो। 15वें दिन रोटी नहीं रखनी। अगर ख्वाब में किसी और जरिए से रोटी ना रखने की शिकायत हो तो समझ लें कि हमजाद का अमल दुरुस्त चल रहा है। इस दौरान हमजाद पूरी कोशिश करेगा मुझे हिसार से बाहर निकालने की। अगर मैं हिसार से बाहर आ गया तो मेरी मौत है। बहरहाल दूसरे दिन मैं अल्लाह का नाम लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त मुझे शदीद किस्म के खौफ का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कब्र के सारे मुर्दे निकलकर मुझसे चिमट जाएंगे। कब्रिस्तान काफ़ी शिकस्ता और मफलूकुल हाल था। जगह जगह टूटी फूटी कब्रें मुझे खौफ का एहसास दिला रही थीं। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे एक टूटा फूटा चबूतरा दिखाई दिया जिसके वस्त में एक टूटी हुई कब्र थी। मैं उस कब्र से थोड़े फासले पर जा बैठा। मैं बैठने से कबल उस हिसार को कायम करना नहीं भूला जो कि हमजाद के हमले से मेरी हिफाजत कर पाता। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने रब का नाम लेकर वजीफ़ा शुरू कर दिया। मुझे बैठे हुए 15 ही मिनट गुजरे थे कि मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, मगर मैं बर्दाश्त किए हुए बैठा रहा। कब्रिस्तान का माहौल और सन्नाटा कुछ अलग ही किस्म का होता है। यह सन्नाटा इंसान को इबरत का एहसास दिलाता है और खौफ के एहसास से भी रोशनास करवाता है। फिजा में थोड़ी थोड़ी देर बाद गीदड़ों और झींगरों की आवाज़ें गूंजती, मगर मैंने हिम्मत न हारी और मैंने अमल जारी रखा। ये अलग बात है कि कभी दिल कहता छोड़ो इन चिल्लों को, भाग चलो, नायला जैसी बहुत मिलेंगी, और दूसरा दिल ये कहता नहीं, नायला तो नहीं मिलेगी ना। सच्ची बात तो यह है कि उसके हसूल से ज़्यादा मुझे उसे इंतकाम लेने की ख्वाहिश ही ये सब कुछ करवा रही थी। मैं जानता था अगर हमजाद काबू आ गया तो एक अच्छी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार करेगी। सुबह होने में थोड़ी ही देर थी कि अचानक पायल की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। छन छन छन, कोई पायल छनकाता हुआ मेरे नज़दीक आ रहा था। मैंने देखा कि एक लड़की हाथ में लालटेन लिए सफ़ेद रंग की धानी साड़ी में मलबूस मेरे सामने खड़ी है। कौन हो बाऊ? उसने मेरी तरफ देखकर इठला कर कहा। मैंने कोई जवाब न दिया। वो मुझे हैरत से देखती रही और फिर कुछ लम्हों के बाद वो बोली, गूंगे हो? उसकी आवाज़ से हैरत नुमाया थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से इनकार के अंदाज में सर हिलाया। मुझे इस तरह करते देखकर वो हंस पड़ी। चंद लम्हों तक हंसने के बाद वो बोली, मैं इस कब्रिस्तान के गोरकन फजलू की बेटी हूँ। मैंने नाश्ता तैयार किया है, चाय और पराठा, आकर खा लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया कि कौन इतनी जल्दी नाश्ता तैयार करता है। मैं ये भूल ही गया था कि ये कब्रिस्तान वीरान और आसेब ज़्यादा है। जब मैं टस से मस ना हुआ तो उसने एक ऐसी हरकत की जिससे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने अपनी साड़ी उतार फेंकी। लालटेन की रोशनी में उसके जिस्मानी खतूत मुकम्मल तो नहीं मगर नज़र ज़रूर आ रही थी। उसकी यह हरकत मेरे लिए काफ़ी नाकाबिल यकीन थी। अमल के दौरान मुझे इजाज़त थी कि अमल को बीच में रोक कर आयतल कुर्सी पढ़ सकता हूँ। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब उस लड़की ने देखा कि उसका कोई जादू ना चला तो उसने भाड़ सा मुँह खोलकर एक चीख मारी और फिर दूसरे लम्हे मेरे सामने एक जलता हुआ वजूद मौजूद था। आग के शोले उस वजूद से बाहर निकल रहे थे। वो जलता हुआ वजूद चिल्लाता हुआ मेरे सिमत बढ़ा, मगर मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक मारी। मेरे फूंक मारते ही उसके हलक से चीख निकली और वह ज़मीन पर गिरकर लौटपोट होने लगी और फिर वो गायब हो गई। उसी लम्हे अजान की आवाज़ शुरू हुई और मैंने अपना वजीफ़ा ख़त्म कर दिया। हिसार ख़त्म किया और दायरे से बाहर रोटी पर लगा हुआ घी लेकर मैंने कब्रिस्तान के गेट पर रखा और बाहर निकल आया। मैं बहुत थक चुका था और नींद का एहसास भी सता रहा था। जाते ही नमाज पढ़कर सो गया। दरवाज़ा बजने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने ज़फ़र खड़ा था। वह मुझे देखकर बगलगीर हो गया। अबे क्या हो गया? तू 3 दिन से नहीं आ रहा? वो कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। बस ऐसे ही, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। अबे वो नौकरी से निकाल देंगे, तूने कोई अर्जी भी नहीं दी। उसकी बात सुनकर मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, यार बस अब दिल नहीं चाहता आने का, चाय बनाऊं?
मैंने किचन की तरफ जाते हुए कहा। मेरी बात पर वो चौंका और फिर कहने लगा, अबे लमढींग, लड़कियां और बस दोनों आती जाती रहती हैं, उन पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मैंने चाय के 2 कप बनाए, एक उसको दिया और दूसरा खुद के लिए। चाय की पहली चुस्की लेकर बोला, कौन कहता है कि मैं उसके लिए परेशान हूँ, बस अब मेरा दिल नहीं करता उस जगह काम करने का। वैसे तू खुश तो है ना? वो मेरी बात सुनकर जफर ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, जब तक कोई दूसरा बकरा नहीं मिल जाता तब तक शराफत बेग के मजे हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग गुस्से से झुंझुना उठा, मगर मैंने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। थोड़ी देर तक वो बैठा रहा और फिर चला गया, मगर जाते जाते उसने मुझे अपने फैसले को रिव्यू करने को कहा। उसके जाने के बाद मैंने खाना खाया और रात की तैयारी करने लगा। रात को 12 बजे मैं दोबारा कब्रिस्तान पहुंच गया, वजीफा शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक था। आज मैं दिमागी तौर पर वैसे ही तैयार होकर आया था। रातें गुजरती गईं, ना ही मुझे डराया गया और ना अमल छोड़ने को कहा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरे आसपास है और मुझे देख रहा है। उस रात मुझे रोटी नहीं रखनी थी। वजीफा ख़त्म होने के बाद मैंने रोटी नहीं रखी और नमाज ख़त्म होने के बाद सीधा घर की तरफ आ गया। मस्जिद से निकलते ही मैं रोड पर चला जा रहा था। मौसम खुशगवार था। सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। जैसे ही मैं गली की तरफ पहुंचा, एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कोई मुझे पुकार रहा था, सुनो जवान। मैंने नज़र घुमाई तो सफ़ेद रंग के लिबास में कोई बुजुर्ग टाइप बंदा था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी, जो मुझे बुला रहा था। मैं उसकी तरफ चला गया। वो बंदा कोई नौजवान आदमी था, बिल्कुल मेरी उम्र का। ना जाने क्यों उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी अपनी ही आवाज़ हो। मैं करीब पहुंचा तो मैंने उसको देखा। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी ही सूरत हो। उसके चेहरे पर दाढ़ी ना होती, बिल्कुल मेरी ही सूरत होती। क्या देख रहे हो? वो मुस्कुराया। देख रहा हूँ तुम्हारी सूरत मुझसे कितनी मिलती है, अपने आप ही को नहीं पहचानते। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा और फटी फटी निगाहों से उसको देखने लगा। अचानक उसने अपनी दाढ़ी नोचकर फेंक दी। अब मेरी ही सूरत का बंदा मेरे सामने खड़ा था। उसने भी वही लिबास ज़ेबे तन कर रखा था जो मैंने। मुझे तस्खीर करने का ख्वाब छोड़ दो, मैं इतना आसान नहीं, हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम मुझे नजर आ ही गए हो तो अब मुझे यकीन है कि मैं तुमको तस्खीर कर लूँगा, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरी बात सुनकर उसने गरजदार कहका लगाया, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। मैं जिसमें लतीफ़ हूँ, पाक हूँ, मुझे मत छेड़ो। ऐ मेरे जिसमें लतीफ़, ऐ मेरे हमजाद, तुझको हासिल करना अब मेरी जिद है। वो चंद लम्हों तक मुझे देखता रहा और उसकी आंखों में मुझे मायने खेज तासुरात नजर आए, जैसे कहना चाहता हो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। रोटी क्यों नहीं रखी? उसने शिकायत की। आज से रखूंगा। जवाबन उसने मुझे तेज नज़रों से घूरा और गायब हो गया। दूसरे दिन हस्बे मामूल मैंने रात के वक्त अपना अमल शुरू किया। पहले तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। रात के 3 बजे अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। वह चीख इतनी शदीद और हौलनाक थी कि मैं बैठे बैठे लरस गया। कुछ ही लम्हात के बाद मैंने फिर वही चीख की आवाज़ सुनी। इस बार आवाज़ में निहायत दर्द और करब का एहसास था। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक मैंने भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। आवाज़ 1 से ज़ायद लोगों की थी। मैंने उधर ही नज़रें जमा दी। इतने दिनों के अमल के बाद अब मेरी नज़रें अंधेरे में देखने के काबिल हो चुकी थीं। चुनाचे मैंने देखा एक लड़की भागती हुई मेरी सिमत आई है। वो खौफजदा हिरनी की तरह इधर उधर देख रही है। उसकी सूरत मैं ठीक तरह से देख पा रहा था। अचानक 2 आदमी जो सूरत से बदमाश मालूम होते थे भागते हुए उस लड़की की सिमत आए। उनमें से एक ने उस लड़की के चेहरे पर टॉर्च मारी। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखकर मैं उछल पड़ा। वो कोई और नहीं, नायला थी। उन दोनों बदमाशों ने नायला को ज़मीन पर पटक दिया। अब वो मेरी तरफ देख रहे थे। नायला की चीखें आसमान से बातें कर रही थीं। वो दोनों अब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस्ताद, ये लड़की तो पटाखा है, पहले ने कहा। हाँ धीरज, ऐसी लड़की तो नसीबों के बाद ही याद आती है। इतना कहकर उसने नायला के दुपट्टे को बड़ी बेदर्दी से खींच लिया। ये सब देखकर मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और उठ खड़ा हुआ। उस्ताद, ये मूर्ख कौन है? उसने मेरी तरफ इशारा किया। ना मालूम कौन बदनसीब है। इतना कहकर वो दोबारा नायला की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने मेरे देखते ही देखते नायला को मारना शुरू कर दिया। उनकी पूरी कोशिश थी कि उसको बेइज्जत कर दें। नायला की फलक शगाफ चीखें आसमान से बातें कर रही थीं। ये सब मैं ना देख सका। मेरा खून खौल रहा था। वो लाख बेवफा से ही, लेकिन मैंने तो उससे प्यार किया था, और वो भी सच्चे दिल से। मैं ये सब कुछ भूल गया कि वो सब धोखा भी हो सकता है। उन्होंने उसके कपड़ों पर हाथ डाला और मैं चिल्लाता हुआ हिसार से बाहर आ गया। एक झमाका सा हुआ और सब गायब हो गया। अब वहाँ कोई भी नहीं था, ना नायला और ना ही बदमाश।
मेरा वजीफा नाकाम हो चुका था। अचानक मैंने कहकहे की आवाज़ सुनी, लेकिन कहकहा लगाने वाला कोई ना था। फिर अचानक मेरे आसपास वाली कब्रें फटने लगी। फिर उन कब्रों से ढांचे बरामद होने लगे। जिंदगी में पहली बार ढांचों को कब्र से बरामद होते देखा। वो ढांचे तादाद में 8 थे और तेजी से मेरे सिमत बढ़ रहे थे। मेरे हलक से दिल खराश चीख निकली और मैंने मुखालिफ सिमत भागना शुरू कर दिया। वो ढांचे अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हुए मेरी सिमत भाग रहे थे। अचानक मुझे एक झटका लगा और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने उठने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि किसी ने मुझ पर छलांग लगाई। आंखें बंद होने से पहले मैं इतना ही देख सका कि छलांग लगाने वाला मेरा अपना ही लतीफ़ वजूद है। दोबारा आंख खुली तो मैंने अपने आप को कफन में लिपटा हुआ पाया। मैं हर एक को हैरत से देख रहा था। सबके चेहरों पर तासुफ था। सारे चेहरे मेरे अपने ऑफिस के थे। उनमें नायला भी थी, जफ़र भी था, शराफत भी था और बहुत से थे। जफ़र की आंखों से आंसू रवां थे। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं मर चुका हूँ। जफ़र के अलावा मुझे किसी की आंखों में अपने लिए दुख नज़र नहीं आया। फिर लोगों ने मुझे मनो मिट्टी तले दबा दिया, लेकिन मेरी रूह भटक रही थी। मैं अपने ही हमजाद का शिकार हो चुका था। मेरी लालच मुझे ही खा गई और फिर मैं जगह जगह भटकने लगा। फिर एक रोज़ मुझे मालूम हुआ नायला की शादी हो रही है। इंतकाम की आग मेरे अंदर भड़कने लगी। रूह बनने के बाद अब मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि मैं बंदे को देखकर पहचान सकूं कि वो क्या है। फिर नायला की शादी वाले दिन मैंने शराफत को मार दिया और नायला का चेहरा इतना बदनुमा कर दिया, अब लोग उसको देखते हुए भी डरती हैं। बिलाल अहमद अपनी कहानी सुनाकर खामोश हुआ तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि वो भी मोहब्बत में धोखा खाया हुआ था। उसको भी उसकी मोहब्बत ने मेरी मोहब्बत की तरह ठुकरा दिया। इस वाक़े को बहुत साल गुजर चुके हैं। बिलाल अहमद जा चुका है। जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ तो बिलाल अहमद मुझे बहुत याद आता है।